अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया शर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। भारत को खून भी चाहिए और पानी भी। मासूम कश्मीरियों के खून से प्यास नहीं बुझी, अब चला है पाकिस्तान का पानी कम करने। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, चीन किरदार अदा करने सामने आएगा या तीसरी जंग अजीम का आगाज हो जाएगा? इन पहलुओं पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले बात होगी भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की। मकबूजा कश्मीर के मजालिम नजरअंदाज, बलोचिस्तान में बराह रास्त दरअंदाजी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से मुखातिब हैं। मौज़ूद फोरम पर बात कर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रही हैं। सुषमा स्वराज का ये खिताब, जिसका भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और खबरें ये आ रही थीं कि सुषमा की इस तकरीर का पाक भारत मैच की तरह ही इंतजार हो रहा है। इस खिताब में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की है, बलोचिस्तान की बात की गई, भारतीय अज़ाइम वाज़े नजर आ रहे हैं। सुषमा स्वराज खिताब तो अक़वाम मुत्तहिदा से कर रही थी, लेकिन लग यूं रहा था कि वो मुखातिब पाकिस्तान से ही हैं और दिल्ली में बैठी हुई हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि हम न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का दर्द समझते हैं। जहां उन्होंने न्यूयॉर्क हमलों की बात की, वहीं उन्होंने उन हमलों को उड़ी में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों से जोड़ा और ये कहा कि ये हमले याद दिलाते हैं कि दहशतगर्दी को रोकने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि दहशतगर्दी इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा कातिल है। इसके बाद दहशतगर्दों को पनाह देने वाला कौन है? बेशुमार सवालात थे जो कि उन्होंने उठाए और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों का ना बैंक है ना हथियारों की फैक्ट्री, तो फिर उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि तारीख गवाह है कि दहशतगर्दी के बीज होने से ही नुकसान उठाना पड़ता है और हमें अपना या पराया नहीं देखना। ये जंग ऐसी नहीं है कि इसको आसानी से जीता जा सके। उन्होंने ये कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक होना होगा। जाती पसंद नापसंद की भी उन्होंने बात की कि उसको एक तरफ रखना होगा। ये मुश्किल का नहीं, सिर्फ कमी का वक्त है जिसमें कमी है वसाइल की। मिलकर काम करना होगा, वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हमें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई मुल्क इस हिकमत अमली में साथ नहीं देना चाहता तो फिर उसको अलग कर दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को पालना कुछ ऐसे मुमालिक हैं जिनका शौक बन गया है। बराह रास्त तो वो कुछ ना कह सकी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द जो कि जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और ऐसे मुमालिक हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं। ये तमाम बातें करने के बाद उन्होंने फिर बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर थी इसी प्लेटफॉर्म पर थी और इसीलिए मैंने ये कहना चाहती हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। यहाँ पर जब वो ये बात कर रही थी पाकिस्तान से मुताल्लिक, तो उन्होंने कश्मीर में होने वाले मजालिम तो नज़रअंदाज किए, लेकिन पाकिस्तान को ये कहा कि अपनी बगल में झांके, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बायलैटरल डायलॉग्स जो शुरू हुए थे पाकिस्तान के साथ, इस पर उन्होंने ये कहा कि हमने दोस्ती की बात की थी, पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल हल करने की शुरुआत की गई थी और 2 बरस में हमने दोस्ती का नया पैमाना खड़ा किया, लेकिन हमें मिला क्या? ये वो सवाल था जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर उठाया। पठानकोट हमलों की जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान समझता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के बयानात देकर भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है तो वो साफ तौर पर ये कहना चाहती हैं कि ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि भारत एक मरतबा फिर कह रहा है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़त सईद साहब। बहुत शुक्रिया रफ़त साहब आपका। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का ये इस मौज़ूद फोरम पर आकर खिताब करना और इस तरह की जो उनका खिताब था उसको किस तरह से देखा जा रहा है वहाँ पर? रफ़त सईद से हम बात करेंगे और बहुत तफसील से सुषमा स्वराज के आज के खिताब से मुताल्लिक बात भी होगी, लेकिन एक ब्रेक फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रही थी। इसी खिताब पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। सुषमा स्वराज के इस खिताब को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, और भारत में तो बहुत ही बेचैनी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, जैसे उसका इंतजार है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम इस्तेमाल किया गया। सुषमा स्वराज की आज की ये तकरीर किस तरह देख रहे हैं आप? क्या अहम पॉइंट्स हैं और क्या यही जवाब था? क्या इस फोरम को इसी तरह से इस्तेमाल करना था भारत ने? देखिए, सारा पाकिस्तान सेंट्रिक एड्रेस हुआ और कुछ और नहीं है भारत के लिए सिवाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए। ये स्पेसिफिक था जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ा, उन्होंने जगाने की कोशिश की। मसलन एक ऐसा इशू, कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कश्मीर के अंदर लोगों की जानें लेना, कश्मीर के अंदर लोगों को ज़ख्मी करना, कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को अंधा करना, ये वो चीज़ें हैं। कश्मीर बज़ाते खुद अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं। उसके अलावा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उस पर वादे तौर पर बात की है। OIC ने वादे तौर पर बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने वादे तौर पर बात की है। आलमी बरादरी वादे तौर पर, तुर्की ने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा, खुद जॉन कैरी ने ये बात की। आपको मालूम है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में जॉन कैरी ने कहा कि जो कुछ हुआ है उड़ी, वो आजकल जो वायलेंस हो रहा है कश्मीर में उसके साथ जुड़ा हुआ है। उड़ी को जॉन कैरी ने अलहदा नहीं देखा, बल्कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसी के तनाजुर में देखा है। लेकिन अगर आप सुषमा स्वराज की आज की तकरीर देखें तो उन्होंने तो उड़ी हमले को और पठानकोट हमला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन से भी साबित हो गया कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, उन्होंने उड़ी और पठानकोट हमले को दुनिया में होने वाले जो बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हैं उनसे जोड़ा है। कश्मीर का तो वो नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ पर। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस पर बात करनी चाहिए थी, सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आवाज़ नहीं उठाई, पूरी दुनिया ने कश्मीर में होने वाले मुज़ालम पर आवाज़ उठाई है। उसका तो एक लफ्ज़ भी सुषमा स्वराज ने नहीं कहा, बल्कि जो नॉन इशू थे, मसलन बलूचिस्तान की बात कर रही हैं। हमें मालूम है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि कुलभूषण यादव अब अपने इतराफ़ी बयान में वो सब कुछ बता चुका है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। दहशत गर्दी की वो बात कर रही हैं। काश साथ बराबर में बैठ के बराबर वाले मुल्क की एक वज़ीर ख़ारजा को न्यूयॉर्क में होने वाला वाक़या याद आ गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 50,000 सिविलियन मारे गए, शहीद हुए, 10,000 हमारे फौजी और लॉ इन्फोर्समेंट के जवान शहीद हुए, उनको वो नज़र ही नहीं आया। क्योंकि कुलभूषण यादव के इतराफ़ी बयान के बाद तो सारा मामला खुल गया और फिर कह रही हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। भाई, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी थी तो फॉरेन सेक्रेटरी को भेजते। दिसंबर में एग्री हुआ था, जब यही सुषमा स्वराज यहाँ 11 दिसंबर को इस्लामाबाद में थी, एग्री हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे या हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे। बिस्मिल्लाह करें, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजें। जहाँ मामला रुका था, 8 नुकाती एजेंडा आइटम था, उसमें मसला कश्मीर सबसे ऊपर था। फॉरेन सेक्रेटरीज की हद तक वो लेवल पर वो डिस्कशन होती थी। भेजें जयशंकर को, आए, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने खत लिखा कि आप आए पाकिस्तान में। पहले उन्होंने कहा कि हाँ मैं आना चाह रहा हूं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आना चाह रहा। तो ये फ्लिप फ्लॉप आगे पीछे कौन देख रहा है? पाकिस्तान तो नहीं देख रहा। पाकिस्तान तो आज भी कह रहा है, आज भी पूरे मीडिया में, इंडियन मीडिया से हमने उठाया, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का ये इंटरव्यू छपा हुआ था कि पाकिस्तान डायलॉग के जरिए मामलात का हल चाहता है। उसमें रुकावट कौन है? क्या पाकिस्तान की फौज रुकावट है? पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट रुकावट है? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस रुकावट है? पाकिस्तान की सियासी जमातें रुकावट है? पाकिस्तान के अंदर तो कंसेंसस है कि हम मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान और भारत के डायलॉग से मुतालिक तो उन्होंने बात की थी पराचा साहब, लेकिन यहाँ जो एक अहम पॉइंट उन्होंने रेस किया, पहले तो वो दुनिया भर की हमदर्दियां समेटने के लिए टेररिज्म से उन्होंने बात शुरू की थी। दहशतगर्दी के लिए तमाम ममालिक को एक होना पड़ेगा, कोई पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बात शुरू करते करते और वो फिर आ गई थी इस बात पर कि कुछ ऐसे ममालिक हैं दुनिया के अंदर जो दहशत गर्दों की पनाहगाहें हैं, जो दहशत गर्दी को आगे बढ़ावा देते हैं।
تو وہ براہ راست تو نام نہ لے سکی، لیکن انہوں نے دنیا کی ہمدردیاں ضرور سمیٹنے کی کوشش کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسے ممالک کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے۔ تو یہ وہی خواب ہے جو بھارت دیکھ رہا ہے اور جس کا ذکر مودی صاحب بھی کر چکے اپنی تقریر میں، کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر، عالمی طور پر تنہا کرنے کا جو خواب ہے ان کا، وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی اقوام متحدہ کے فورم پر کر دیا۔ آپ نے درست کہا کہ یہ خواب ہے۔ پاکستان OIC کا ممبر ہے، پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے، ابھی پاکستان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کی ممبرشپ ملی ہے۔ روس کی فوجیں پاکستان کے اندر مشقیں کر رہی ہیں، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ابھی مشقیں کی ہیں امریکہ میں۔ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا خواب ہے؟ یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تو اپنی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، بٹ پاکستان اس خطے کا امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان اس دنیا کا امپورٹنٹ ملک ہے، جس ملک کو وہ تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ان کی ایک اینٹی کرپشن تنظیم کا DG پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، پریما باسو بسواس آج بھی پاکستان میں سارک کے پلیٹ فارم پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے تو نمائندے بھیج دیتے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے۔ جب تک یہ کشمیر کی صورتحال ہے بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کے وزیر اعظم کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کی وزیر خارجہ کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کے سیکیورٹی وزیر اداروں کو اعظم سمجھ آ رہی ہے۔ ان کے شاید کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ آج وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جہاں اقوام متحدہ میں انہوں نے خطاب کرنا تھا تو دوسری طرف ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھارت میں ہو رہی تھی، وہ ہے سندھ طاس معاہدے سے متعلق۔ تو آج بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس جملے کو کہتے ہوئے یہ بالکل ہم اس کو بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مودی صاحب جہاں مقبوضہ کشمیر میں معصوم شہریوں کا خون بہا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ پانی میں کٹوتی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ اب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اگر بھارت کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کو اس وقت معاہدے کے تحت جو ریور کا 80% پانی استعمال کرتا ہے پاکستان، اب بھارت 20% کا پابند ہے، لیکن اب یہ طے ہوا ہے آج کی میٹنگ میں کہ پاکستان کا پانی کم کر دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ آپ نریندر مودی کی بات کر رہی ہیں، وہ 1 گھنٹہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے کیرلا میں کل پرسوں، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو جنگ ساری غربت کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کیا سیریس لوں اس بات کو؟ سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ضرور ہے، لیکن گارنٹر اور ہے کوئی، گارنٹر ہے ورلڈ بینک۔ اس میں ایک میکنزم ہے، اگر ایون کسی ایک پروویژن کی خلاف ورزی ہو اس معاہدے کے تحت تو ایک میکنزم ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا۔ آپ کو یاد ہے آربیٹریشن کے لیے یہ بگلیار ڈیم پر اور دوسرے ڈیموں پر تو پاکستان گیا اور انہوں نے آربیٹریشن کی، بھارت کو بگلیار ڈیم کا ڈیزائن تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ یک طرفہ طور پر بیان دینا، میں کہہ رہا ہوں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی بند کرنا ہے یا کھولنا ہے۔ سیلاب آتا ہے تو پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی چناب میں جو پانی آتا ہے، جب ایڈیشنل پانی آتا ہے تو بھیجتے ہیں، ستلج میں جب ایڈیشنل پانی آتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، راوی میں ایڈیشنل پانی آتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کون سا وہ پاکستان کے حصے کا پانی پہلے بھیجنے؟ اصل مسئلہ ہے کشمیر کی جو صورتحال بنی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بھارت اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اس کو فیول کر رہا ہے، یہ بالکل انڈیجنس ہے، بھارت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، بھارت کے اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، بھارت کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں، شوکت پراچا صاحب کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ بھارت کا اپنا میڈیا، بھارت کی اپنی عوام، بھارت کے اپنے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سشما سوراج کی آج کی تقریر جو کہ اقوام متحدہ کے فورم پر کی گئی ہندی میں تھی، وہ لگ نہیں رہا تھا کہ اقوام عالم سے مخاطب ہو رہی ہیں، بلکہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان سینٹرک تھی تو وہ اپنی عوام کو یا اپنی سیاسی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ آج جو سندھ طاس معاہدے پر میٹنگ ہوئی وہ بھی اپنے عوام اور اپنے سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ تو جتنے فیصلے مودی حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں وہ کشمیر کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سندھ طاس معاہدہ بھارت کے اندر پریشر ہے ختم کرنے کا؟ نہیں، تو پھر کیسے خوش ہوں گے؟ کیا بھارت کی سیاسی جماعتیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم، دیکھیے 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی، کورگل ہوا، لیکن یہ انڈس واٹر ٹریٹی قائم رہا اور دونوں ملک ہر سال جو ایک
ट्रेडिशनल मीटिंग ठीक है। होती है रूटीन की, वो भी करते रहे। तो शौकत राजा इसलिए- साहब, इंडस वाटर एक्सपर्ट शफकत काकाखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शफकत काकाखेल साहब। अगर भारत जो कि दावा भी कर रहा है और कह भी रहा है, जिस किस्म की मीटिंग हुई थी उसमें फैसला भी लिया गया, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है जिसका ऐलान किया गया, तो वो उस पर नए डैम बना सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे और क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? पहली बात तो यह है कि ट्रीटी के अंदर एकतरफा मनसूखी की कोई गुंजाइश नहीं है, और वैसे भी ममालिक के लिए जो है ये ऐप की बात होती है अगर आप जो मुआहदे हैं, जो आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनसे आप इनहराफ करें। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान चाहे भी जी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करे तो वो लॉजिस्टिकली यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, सही। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जिन इलाकों से ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दाखिल होने से पहले जो इंडस और झेलम का वो है, तो वो पहाड़ी इलाका है। जी बहुत शुक्रिया। शल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंडस वाटर एक्सपर्ट, और वो बता रहे थे कि यकतरफा तौर पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि इसको मंसूख किया जाए। भारत का ये ख्वाब कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए, ऐसा किसी तौर पर होता हुआ नजर भी नहीं आता और हो भी नहीं सकता। इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।